तो रामगढ़ गांव मां मुंडेश्वरी के गोद में बसा हुआ है और पहाड़ की तराई में भी है। और वहां से भी अगर कोई शख्स जहाँ की सुविधाओं का बहुत बड़ा अभाव हो, वहां से भी अगर कोई लड़का देश का सबसे बड़ा एग्जाम यूपीएससी से एग्जाम को अगर क्रैक करता है, तो ये बहुत बड़ी खबर बन जाती है। और उस तरह की खबरें को चलाना और खोज के निकालना हम सभी पत्रकारों का कर्तव्य बनता है। ये हम बात करेंगे शिवम कुमार जी का, जो शिवम कुमार जी अभी श्रम मंत्रालय में परिवर्तन अधिकारी के पद पे तैनात है। पेशे से इंजीनियर हैं और इनके पिताजी, जिनका नाम दीनानाथ, ये पहले लकड़ी बिना करते थे, लकड़ी बेचा करते थे। लेकिन अभी वो मां मुंडेश्वरी के दरबार में फूल माला और प्रसाद की इनकी एक दुकान है, वहां पे ये रहते हैं। और हम बात करेंगे कि इतने बड़े एग्जाम को कैसे क्रैक कर पाए। और बहुत बड़ा एक कहें तो डिफिकल्ट होता है ना, कि जब कोई जॉब भी करता रहे और इतने बड़े एग्जाम को क्रैक भी कर ले। शिवम जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारा आपका वंदे भारत समाचार में। धन्यवाद सर। बिल्कुल, हम जानना चाहेंगे कि इतने बड़े एग्जाम को क्रैक कर लेना और वो भी जॉब करते हुए, कितनी बड़ी कठिनाइयां हुई होगी। कठिनाइयाँ होती हैं सर, शुरुआत में कठिनाइयाँ होती हैं, स्पेशली जब आपकी टाइमिंग आवर्स 9 to 5 रहें और आप जो है सिर्फ ऑफिस आवर्स के बाद ही पढ़ाई करें, तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तब इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी होती है कि आपका दिन का टारगेट और महीने का टारगेट कंप्लीट हो जाए और आप अपने समय का, टाइम मैनेजमेंट का सही से यूटिलाइज कर पाएँ। तो इन कठिनाइयों का रहता है। इसके अलावा भी जैसे छुट्टियों की प्रवृत्ति जो होती है वो थोड़ी कम रहती है, जी, छुट्टियाँ कम रहती हैं, तो उन उन छुट्टियों में भी आपको 100% यूटिलाइज करना पड़ेगा ताकि आपका प्रिपरेशन सही लाइन पर रहे। बिल्कुल। शिवम जी, हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो जो आपको सफलता हाथ लगी है, इस सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे। सफलता का सारा श्रेय तो हमारे माता-पिता और भैया जी को जाता है और अगर हम मुख्य रूप से देखें तो भैया जी को जाता है। मेरे बड़े भैया जिन्होंने हर तरीके से सहायता की मेरी, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो, चाहे वो इमोशनल सपोर्ट हो। और कई बार होता है कि पिछली बार जब मेरा इंटरव्यू के बाद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, जी, तो मेरी मेरी फैमिली ही थी जो मेरे पीछे खड़ी थी सपोर्ट करने के लिए कि आप एक बार और ट्राई कीजिए। तो मुझे लगता है कि मेरे बड़े भैया का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। जी बिल्कुल, अपने बड़े भैया के बारे में थोड़ा बताएं। बड़े भैया आपके अभी कहाँ हैं और कैसे उनसे आप मोटिवेट होते रहे। मेरे बड़े भैया सचिवालय सहायक के पोस्ट पर हैं, अभी वो पटना में पोस्टेड हैं। और भैया हमारे इस तरीके से पिलर हैं कि वो हमारे लाइफ में हमेशा ही एक मोटिवेटर के रूप में काम किए। जब हम नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे थे, तब से लेकर आज तक के दूर जो मैंने जो जर्नी तय की है, उसमें सबसे बड़ा श्रेय भैया को जाता है। भैया का श्रेय इस पर भी ज़्यादा मायने रखता है कि उन्होंने मुझे पढ़ाई से लेकर अ, हर आदत चीज़ें जैसे फैसिलिटी जो करानी होती है एक भाई के रूप में जो दायित्व उनका बनता है, जी, उन्होंने अपने एक पेरेंट्स, एक माता-पिता की तरह उन्होंने मेरी सहायता की। तो मुझे लगता है कि इन इन चीज़ों को देख के मुझे लगता है मेरे भैया ही मेरे रियल मोटिवेटर हैं। बिल्कुल। आपको कौन से प्रयास में सफलता हासिल हुई है। ये मेरा छठवां अटेम्प्ट था। अच्छा, इससे पहले पिछली बार कहाँ चूक हो रही थी? कहाँ आपको लगा कि ये चूक हो रही है? जो इसको यहाँ पे आकर के आप पूरा की, क्योंकि ये लोगों के लिए थोड़ा-सा एक मार्गदर्शन का काम करेगा। मुझे लगता है कि पिछली जो अटेम्प्ट्स थे मेरे, उसमें दो तीन अटेम्प्ट में मैं प्रीलिम्स भी नहीं क्वालिफाई कर पाया था। और पिछला अटेम्प्ट जहाँ जब मैं इंटरव्यू तक पहुँचा था, तो उस अटेम्प्ट में मुझे लगा कि मेरी जो तैयारी थी स्पेशली मेंस की, वो थोड़ी कम रह गई थी। इसलिए मेरा मेंस का नंबर कम होने की वजह से मेरा रैंक नहीं आ पाया था। तो यही यही बात थी। बिल्कुल। कहा जाता है ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, न हुँ, थक हार कर बैठिए मंजिल के मुसाफिर, वो मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। क्या मैं वाह! सही हूँ? एकदम सही हैं आप। बिल्कुल। तो हम ये जानना चाहेंगे अगली कड़ी में कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? मैं एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करूँ तो मेरा स्कूलिंग जो है वो जवाहर नवोदय विद्यालय चंदौली से हुआ है। और उसके बाद मैं दक्षिणा फाउंडेशन के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय कोट्टयम केरला चला गया था।
जी तत्पश्चात मैं दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो अभी दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है, वहाँ से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपनी मतलब स्नातक की डिग्री हासिल की। उसके बाद मैं टाटा मोटर्स में काम किया, और मेरा बैकग्राउंड अभी भी ऐसा मुझे लगता है कि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ही ज़्यादा कोरिलेट कर पाता हूँ। अ, और करंटली मैं पहले भी जैसे बताया कि मैं अभी प्रवर्तन अधिकारी के रूप में पोस्टेड। जी। आपके ग्रेजुएशन कौन सा सब्जेक्ट से हुए? क्या आपने इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग किया 12th के बाद? मैं 12th के बाद डायरेक्ट इंजीनियरिंग किया, डायरेक्ट ही इंजीनियरिंग करते हैं, लेकिन मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया था उस टाइम। अच्छा, अच्छा, अच्छा। बिल्कुल, जैसा कि हमने तो पहले से पूछ लिया कि जॉब और तैयारी तो काफ़ी कठिन रही होगी। वैसे मीडियम कौन-सा था आपका? मेरा मीडियम इंग्लिश था। कौन सही पड़ता है? मीडियम की अगर बात कर ली जाए तो लोग बिहार के लड़के जो हैं थोड़ा मीडियम को लेकर के संशय में रहते हैं। तो मीडियम को लेकर थोड़ा-सा कुछ क्लियर कर देंगे क्या? मुझे लगता है कि मीडियम से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। आप हिंदी मीडियम के भी टॉपर्स देखे हैं और इंग्लिश मीडियम के भी टॉपर्स होते हैं। तो अगर हम लोग तैयारी तैयारी करने जाएँ, तो इस तरीके के संशय में ना रहें कि इंग्लिश मीडियम वालों के ज़्यादा नंबर आते हैं या हिंदी मीडियम वालों के ज़्यादा नंबर आते हैं। मुझे लगता है जिस मीडियम में आप कंफर्टेबल हो, उस मीडियम का चयन करें आप, और उसमें ही आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएँ। क्योंकि अल्टीमेटली आपको परफ़ॉर्म करना होता है। तो जी। मुझे लगता है कि माध्यम का कोई ज़्यादा असर नहीं है इस एग्ज़ाम पर। बिल्कुल, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपकी तैयारी जो पीएससी की जो आपने तैयारी किया, वो कहाँ से किया? और क्या कुछ कोचिंग संस्थान का भी सहारा लिया आपने? हाँ, मैंने कोचिंग संस्थान का सहारा लिया। मैंने वाजीराम से कोचिंग किया था, जो दिल्ली में स्थित है, जी। और उसके बाद मैं जब जॉब करने लगा तो मैं सेल्फ प्रिपरेशन करता था। अच्छा, अगर कहें तो कोचिंग कितने दिनों तक किए आप? मैं कोचिंग 10 महीने तक किया। वो जो मैं कॉलेज के दौरान ही मैं अपनी कोचिंग किया हुआ था। उसके बाद मैं सेल्फ स्टडी ही किया था। सेल्फ स्टडी करते रहे। अच्छा, हाँ। अगर बात कर लिया जाए तो इस समय काफ़ी दौर चला है ऑनलाइन पढ़ाई का। तो क्या आप मानेंगे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कौन बेहतर? ये स्टूडेंट के ग्रास्पिंग पावर के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर उसका ग्रास्पिंग पावर ऑनलाइन हो, ज़्यादा अच्छा, वो डेडिकेटेड टाइम अगर दे पा रहा हो, एंड डिवोशन के साथ अगर पढ़ पा रहे हैं चीज़ों को, तो मुझे लगता है ऑनलाइन और ऑफलाइन में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ऑफलाइन का मुझे लगता है कि बस एक यही फ़ायदा होता है कि आप अपना जो सर्कल है, वो थोड़ा एक्सपेंड कर पाते हैं, आप लाइक माइंडेड पीपल के साथ जुड़ पाते हैं। एक फ़ायदा रहता है ऑफलाइन का। ऑनलाइन में एज़ सच फ़ायदा नहीं रहता, आप आइसोलेटेड होकर एक रूम में पढ़ाई करते हैं। वो थोड़ा-सा आप चीज़ों को शेयर और आइडिया एक्सचेंज नहीं कर पाते हैं। बस इतना ही अंतर होता है। अदरवाइज़ अगर कंटेंट और सब्जेक्ट मटेरियल्स या फिर एक्सपर्ट्स की बात करें, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन मीडियम दोनों में ही बराबर है। जी, आपकी पढ़ाई ऑनलाइन हुई या फिर ऑफलाइन ज़्यादातर आपने पढ़ाई किया? ज़्यादातर जब मैंने ली थी तो ऑफलाइन मोड में ही की थी। लेकिन जब जी। मैं सेल्फ स्टडी करता था तो मोस्टली ऑनलाइन माध्यमों का सहारा लेता था। ताकि मैं बेंगलुरु में दूर बैठा हुआ था, तो ज़्यादा चीज़ें कनेक्ट नहीं हो पाती थी दोस्तों के साथ। तो ऑनलाइन ज़्यादा ही प्रेफ़र होने लगा उसके बाद। लेकिन कोचिंग मैंने ऑफलाइन ली थी, मैं ये कह सकता हूँ। जी, बिल्कुल, एक बहुत बड़ा समस्या सामने आ जाता है शिवम जी ये, कि आदमी मोबाइल तो उठाता है कुछ पढ़ने के लिए, लेकिन वहाँ रील उनको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। आपके साथ ऐसा होता था क्या कभी? नहीं, एक्चुअली मेरा टाइमिंग बहुत कम रहता था। अगर मैं ऑफिस के बाद अगर टाइमिंग आवर्स की बात करूँ, तो मेरे पास मुश्किल से 3 साढ़े 3 या 4 घंटे का टाइम मिलता था। उस बीच में अगर मुझे कुछ अच्छा लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई मूवी अगर पसंद हो, तो जी। अगर तो सैटरडे संडे को मैं देख लेता था। एज़ सच रील्स वगैरह की आदत नहीं है मुझे, और मैं थोड़ा ट्रेडिशनल अप्रोच वाला स्टूडेंट था कि मुझे बुक्स ज़्यादा पसंद है कंपेयर टू डिजिटल मीडियम्स। तो ज़्यादा ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाता था मेरा यूट्यूब पे शॉर्ट्स वगैरह से, जैसा आप बोल रहे जी, जी। हैं। तो ये संदेश भी रहेगा लोगों के लिए जो रील्स में जो अपने समय को गँवाते हैं, उनके लिए हाँ। एक संदेश भी है। वैसे हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कौन से बुक का सहारा लिया और कौन से बुक से आपने पढ़ाई किया? बिल्कुल। मोस्टली जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, और जो हर जगह मार्केट में अवेलेबल बुक्स हैं, मैंने उन्हीं जी। स्टैंडर्ड बुक्स का ही सहारा लिया। ऐड ऑन करने के लिए मैं कुछ-कुछ गवर्नमेंट की वेबसाइट से उनके डॉक्यूमेंट मैं पढ़ा करता था। यही जी। मेरा एक ऐड ऑन हुआ करता था। और बेसिक बुक्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे लक्ष्मीकांत है,
और पॉलिटी के लिए एनसीईआरटीज हैं, और स्पेक्ट्रम है, और नितिन सिंघानिया की एक बुक आती है आर्ट एंड कल्चर के लिए, जी इकोनॉमी के लिए आपका कई सारे लेक्चर्स हैं। तो इन चीज़ों को बेसिक जो फाउंडेशन जो लिस्ट मिलती है आपको, उसके अलावा भी अब मैंने थोड़ा और एक्स्ट्रा किया जो ऑलमोस्ट सब लोग करते हैं। मैंने भी उससे ही की प्रिपरेशन किया, कुछ मेरा अलग से सोर्स नहीं रहा। जी। आपका ऑल इंडिया रैंक जैसा हमें जानकारी है कि 763 है। हाँ जी। तो आपको कौन सा पोस्ट मिलने की संभावनाएं हैं? इस पोस्ट अगर मैं देखूं तो अगर मेरा मेडिकल अगर ऐसा है कि मेडिकल मेरा अब वो जो है ठीक नहीं रहा था, मेरे हाइट कम थी, जी। तो मुझे लगता है कि आईपीएस तो नहीं मिल पाएगा मुझे। अगर अदरवाइज मैं आईपीएस के लिए एलिजिबल था। आईपीएस के लिए एलिजिबल है। हाँ। आईपीएस के कुछ अगर देखा जाए तो कुछ रखे भी हैं विकल्प में भी। हाँ, मेरा दूसरा विकल्प ही आईपीएस था, पहला विकल्प आईएएस था। आईएएस था। जी। चलिए ठीक है, माँ मुंडेश्वरी की कृपा आप पे हो और आपका हम्म, सोचा हुआ काम पूरा हो, हमारा हाँ जी। यही कामना है माँ से। हाँ हाँ। पिताजी का बैकग्राउंड जो है आपका बेहद कमजोर रहा है, जैसा कि हमें जानकारी है। मैं आपके बिल्कुल। गांव भी गया था, वहां पे मैं गया तो मैं आपके पिताजी से बात भी किया। तो वहां के अगल बगल के लोगों ने बताया कि ये पहले लकड़ी बेचा करते थे, लकड़ी बिना करते थे, और इतने अगर कहें तो कमजोर बैकग्राउंड से भी आप इतने बड़े एग्जाम को क्रैक कर जाते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, आप एक भाई सचिवालय में रहते हैं, तो एक शिक्षा का एक अच्छा माहौल जो क्रिएट पिताजी ने किया है वो कैसे हो पाया है, और इतनी कमजोर बैकग्राउंड के बावजूद भी आपकी कैसे पढ़ाई लिखाई हो पाई? अ, पिताजी का शुरू से ही ये इच्छा था कि मुझे अपने तीनों लड़कों को शिक्षा प्रदान करना है। तो उनके हिसाब से शिक्षा ही बदलाव का साधन हो सकता है, और कोई जी साधन नहीं हो सकता। तो पिताजी का सोच जो है शिक्षा को लेकर बहुत ही शुरू से ही पॉजिटिव रूप में रहा है। तो पहले जब भैया जब पढ़ाई करना स्टार्ट किए तो उस टाइम पे ज़्यादा संसाधन नहीं हुआ करते थे आसपास के स्कूल्स में। तो भैया जी ननिहाल की तरफ मूव कर गए, जो चंदौली में स्थित है, चंदौली जी उत्तर प्रदेश में। जी तो भैया के पढ़ाई करने के बाद जब सफलता थोड़ी हासिल हुई, भैया जब जॉब वगैरह करने लगे, तो जॉब के बाद पिताजी को थोड़ा साहस मिला, थोड़ा सपोर्ट मिला। लेकिन ये जो शुरुआत का जो इन्वायरमेंट है उसमें मैं ये कहूँगा, पिताजी ही नहीं, मेरी माताजी और पिताजी दोनों लोगों का एकदम समान समान रूप से एकदम हाथ था कि आप शिक्षा को ही अपनाएं, और किसी चीज को मतलब थोड़ा दरकिनार कर किया जा सकता है, जी लेकिन शिक्षा ही एक साधन है जो हम लोग की स्थिति बदल सकता है। इस सोच के साथ भैया पहले बढ़े, और भैया ने फिर हम लोगों को मोटिवेट किया, जो फलता ये हुआ कि हम लोग आगे कुछ अपने लाइफ में कर पाए। जी। शिवम, आप कितने भाई बहन हैं टोटल? हम लोग 3 भाई हैं और 3 बहन हैं। अच्छा, आपका कौन सा स्थान है? मेरा भाई और बहन तीनों रूप से दोनों रूप को अगर मिला दिया जाए तो मेरा 5वां स्थान है, और अगर सिर्फ भाइयों में देखा जाए तो मैं दूसरे स्थान पर हूँ। आपके छोटे भाई क्या करते हैं? मेरे छोटे वाले भाई हैं, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ज्योग्राफी में उन्होंने वो किया हुआ था, और ग्रेजुएशन किया हुआ था, और एमए उन्होंने बीएचयू से किया हुआ था। अभी वो आपके फिलहाल, जी हाँ, अभी जी फिलहाल वो नेट नेट क्वालिफाई करके अभी प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल शिवम जी, एक चीज हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि आपके अपने जो जो आपका सर्किल है जहाँ आप बेंगलुरु में है, हाँ वहां हाँ। पे लोग आपको अभी तक से तो इंजीनियर की भूमिका में देख रहे थे, लेकिन बिल्कुल। अब आपको क्या कह करके लोग अब आपको बुलाते हैं, किस प्रकार के आपके साथ एंजॉय करते हैं और मजे लेते हैं? मोस्टली जो आसपास के जो कलीग हैं उनको, वो शुरू से ही जब मेरा इंक्लिनेशन सिविल सर्वेंट की तरफ था, सिविल जी सर्विसेज की तरफ था, तो वो जी जानते थे इस बात को। तो अभी जब क्रैक हुआ तो उनको थोड़ा अच्छा लगता है, और वो इन चीज़ों को बहुत एंजॉय करते हैं कि हम लोगों के बीच से कोई सिविल सर्विसेज क्रैक किया। ये बहुत अच्छा लगता है उनको। ऐसे ही शिवम जी, माहौल है। शिवम जी की शादी हो गई है? नहीं, अभी शादी नहीं हुई है। कब तक करने का विचार है? अब ये माता पिता जी के ही आदेश से होगा, अब अच्छा, जब माता उनकी। पिताजी के आदेश से होगा। हाँ। चलिए, ये देखिए, हमारा ये सब पूछने का और इंटरव्यू के दरमियान लेने का एक मकसद होता है कि आप इतने बड़े एग्जाम को क्रैक करने के बावजूद भी, इतने बड़े शहर में रहने के बावजूद भी अपने कल्चर से जुड़े रहना, ये बहुत बड़ी बात होती है और हर जी लोगों के लिए एक सीख का काम करेगी। वैसे जी। आप लास्ट में चलते चलते अपने जूनियर को क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या कुछ एक संदेश रहेगा, क्या कुछ सीख रहेगा?
मेरा संदेश अगर देना हो तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपने मन से तैयारी कीजिए और चीज़ों को ऐसे देखिए कि मतलब मुझे जो पाना है उसके बीच में कोई डिस्टरबेंस ना आए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके बीच में कोई डिस्टरबेंस आ रहा हो तो आप उसको दरकिनार कर दीजिए, जो अवॉइडेबल डिस्टरबेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब जैसे आपने बात की थी रील्स की, तो वो अवॉइडेबल डिस्टर्बेंस है, जी उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। तो आप जब तैयारी करें तो एक मन लगा के तैयारी करें और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आपकी तैयारी के ऊपर आपके परिवार का बहुत बड़ा होप और आशा रहती है कि भाई जब लड़का मेरा तैयारी करके कुछ बन जाएगा, तो वो फिर से वो सोसाइटी को ही सर्व करने जा रहा है, उसके साथ-साथ ही उनके गाँव, समाज, मोहल्ले का भी नाम रोशन होता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर कि आपके ऊपर एक बहुत बड़ा दारोमदार है, तो आप उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तैयारी करें और ऐसा तैयारी करें कि मतलब एक 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 एकाग्रचित्त होकर तैयारी करें। ऐसा नहीं कि भटकाव ना हो आपके जीवन में। जी, ठीक है? बिल्कुल आपके पिताजी का योगदान और आपके भाई का योगदान, अगर दोनों लोग की अगर योगदान की अगर बात करूँ, तो मैं आपके भाई के लिए 2 शब्द यही कहूँगा कि भाई हो भरत जैसा तो बढ़ती राम की महिमा। भाई हो भरत जैसा तो बढ़ती राम की महिमा, खड़ाऊँ भी बढ़ा देता है अयोध्या धाम की महिमा। क्या अगर बात मैं अगर मैं आपके पिताजी की बात करूँ, तो पिता हो कोई दशरथ तो बेटा राम होता है, कर दे काम वो ऐसा जगत में नाम होता है, भले जंगल में वो भटके महल को त्याग दे तो क्या, कर दे काम वो ऐसा जगत में नाम होता है। तो इसी के साथ शिवम जी हमारे वंदे भारत समाचार की पूरी टीम की तरफ से आपको पुनः बहुत-बहुत बधाई है? और धन्यवाद। आप आवे तो आपके साथ हमारे वंदे भारत समाचार की पूरी टीम मिठाई खाए और माता रानी के दरबार में चले और माता रानी से धन्यवाद। ये कामना करते हुए करे कि हुँ, हे माँ आप शिवम जी जो सोचे हों उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण किया जाए। वैसे दीजिए इजाजत, मिलते हैं फिर किसी धन्य नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। देखते रहिए वंदे भारत समाचार। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आपके गाँव के जो कस्सी क्रिएट किए हैं उसको लेकर के? शिवम हम लोग के साथ बहुत समय तक गुजारे हैं और शिवम शुरुआत ही दौर में बहुत अच्छे पढ़ने लिखने में थे और हम लोग के क्षेत्र में पहला ये लड़का है कि जिसने अपने मेहनत कर कर काफ़ी मेहनत कर कर पिताजी भी काफ़ी मेहनत करते थे और ये हम लोग का क्षेत्र का नाम रोशन किए हैं। हम लोग धन्यवाद इनको देना चाहते हैं और पूरी हमारे क्षेत्र जितने भी क्षेत्रवासी हैं वह उनसे निवेदन है कि आप भी अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं लिखाएं और हमको वहां तक पहुंचाएं जहां तक राहुल पहुंचा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, क्या नाम है आपका? आकाश कुमार। ये क्या लगेंगे आप शिवम जी के? ऐसे मैं चाचा लगूंगा शिवम जी का। जी, तो उन्हीं काम कराने वाले हैं? जी जी, क्या आपके हम उम्र भी हैं क्या वो? नहीं, आस पास मतलब छोटे होंगे हमसे। आपसे छोटे हैं? जी, 1-2 तो साल लगभग। अच्छा, तो हम उम्र ही माना जाएगा, तो जी। कैसे पढ़ने लिखने में उस समय थे? अच्छे थे, पढ़ाई लिखाई उनका अच्छा था और मेहनती लड़का था शुरू से ही। जिस भी क्षेत्र में जैसे हम लोग कभी कभी क्रिकेट भी खेलते थे तो उसमें भी लगनशील थे और काफी मेहनत करके कोई भी कार्य करने में मेहनती थे और आज उसी का परिणाम है कि आज वो भारत का सबसे बड़े जॉब यूपीएससी क्रैक किए हुए हैं।